नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही मज़ेदार विषयों की दुनिया में गोता लगाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है ना, उसमें से सबसे काम की और दिलचस्प बातें चुनकर निकालेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारे पिटारे में 3 खास मुद्दे हैं। पहला, ये जो नेताओं या सितारों के लिए दीवानगी होती है ना, मतलब हीरो वर्शिप, और हाल में तमिलनाडु में जो दुखद घटना हुई उसके आईने में से समझेंगे। दूसरा, डुगोंग, यानी वो प्यारी सी समुद्री गाय, उनको बचाने की कोशिशों में एक बहुत अच्छी खबर मिली है। हाँ, वो जरूर सुननी चाहिए। और तीसरा, गाजा में शांति लाने के लिए एक नया प्लान आया है, उस पर भी बात करेंगे। जी देखिए, हमारा इरादा बस इन बातों को समझना है, किसी का पक्ष लेना या सही गलत बताना नहीं। बिल्कुल नहीं। खासकर जब राजनीति से जुड़े मुद्दे हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। बिल्कुल, ये तीनों ही विषय अपने आप में बहुत अहम हैं और ये दिखाते हैं कि समाज कैसे सोचता है, हम अपने पर्यावरण का ध्यान कैसे रखते हैं और दुनिया भर की राजनीति कैसे चलती है। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ। आज की बातचीत से इन पहलुओं को समझने में आसानी होगी। चलिए, तो पहले बात करते हैं तमिलनाडु में हाल में हुई एक दुखद घटना की। जी। करूर नाम की जगह पर एक्टर विजय, जो अब नेता भी बन गए हैं, उनकी एक रैली में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। हाँ, सुना मैंने। वहाँ भगदड़ मच गई और दुर्भाग्य से 41 लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो हीरो वर्शिप है, यानी किसी इंसान को, चाहे वो नेता हो या एक्टर, उसे भगवान जैसा मान लेना, ये कितना सही है। आइए इसे थोड़ा और कुरेदते हैं। ये घटना भले ही तमिलनाडु की है, पर अपने नेताओं या फिल्मी सितारों को भगवान की तरह पूजने का चलन तो शायद पूरे देश में ही है। पूरे देश में ही कहीं ना कहीं दिखता है। सही बात है। हाँ, और तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ इस हीरो वर्शिप मतलब नायक पूजा का इतिहास काफी पुराना है। अच्छा। हाँ, पुराने तमिल समाज में 2 तरह के हीरो माने जाते थे। एक तो थे लोक नायक, यानी आम लोगों के हीरो, जो अपने समुदाय के लिए लड़ते थे, जैसे जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई या गांव को किसी मुसीबत से बचाया। अच्छा। और दूसरे थे बड़े राजा महाराजा, जैसे चोल राजा। उस जमाने में इन नायकों के सम्मान में गाने लिखे जाते थे, कविताएं बनती थीं, उनकी याद में पत्थर लगाए जाते थे जिन्हें हीरो स्टोन कहते थे। ये सब उनकी काबिलियत के आधार पर होता था, मतलब अपने आप होता था। लेकिन आज जो हीरो वर्शिप दिखती है वो थोड़ी अलग है। हाँ, आजकल ये सब बहुत बनाया हुआ सा लगता है ना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे नेताओं और एक्टरों की एक बहुत बड़ी सुपर हीरो जैसी छवि जानबूझकर गढ़ी जाती है। हाँ, गढ़ी जाती है। इसके लिए पूरी टीम काम करती है। जी। पीआर कैंपेन्स होते हैं, फैन क्लब बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार होता है। जी। मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैन बने जो बाद में वोट में बदल जाए। हाँ। ये अपने आप होने वाली चीज नहीं लगती, बल्कि पूरी तरह से तैयार की हुई लगती है। बिल्कुल। और तमिलनाडु में इसकी गहरी जड़ें द्रविडियन मूवमेंट से जुड़ी हैं। पेरियार ने वो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। हाँ। जिसके 2 खास विचार थे, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना, रैशनलिज्म, और नास्तिकता मतलब भगवान में यकीन न करना। लेकिन मजे की बात देखिए, इसी आंदोलन से निकली पार्टी डीएमके ने बाद में अपने नेताओं, खासकर एमजी रामचंद्रन, एमजीआर, हाँ, भगवान जैसा दर्जा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि राजनीतिक जरूरतें कैसे कई बार विचारधारा पर भारी पड़ जाती हैं। सही बात है। वोट के लिए। हाँ, वोट पाने की होड़ में सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। पर ऐसा किया क्यों गया, मतलब सिनेमा का इस्तेमाल क्यों हुआ? देखिए, 1950-60 के दशक में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, साक्षरता कम थी और सिनेमा हर घर तक पहुंच रहा था। डीएमके ने इसे पहचाना और अपनी विचारधारा, अपने सामाजिक संदेश फैलाने के लिए फिल्मों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अच्छा। फिल्मों के डायलॉग, उनके गानों में समाज की बुराइयों पर चोट होती थी, जैसे ब्राह्मणों का दबदबा, हिंदी भाषा का विरोध, गरीबी, बराबरी की बातें। पराशक्ति जैसी फिल्में इसका बड़ा उदाहरण है। और इस काम में एमजीआर जितने कामयाब हुए उतना शायद कोई नहीं हो पाया। अच्छा। उन्होंने फिल्मों में हमेशा गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड जैसे रोल किए। हाँ, उनकी इमेज ऐसी ही थी। और असल जिंदगी में भी वो खूब दान पुण्य करते थे, जिससे उनकी छवि और मजबूत हुई। बाद में उन्होंने डीएमके छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, AIDMK। हाँ, अपनी पार्टी। और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो कहा जा सकता है कि डीएमके ने ही उन्हें इतना बड़ा बनाया, लेकिन वो इतने बड़े हो गए कि अपनी पुरानी पार्टी पर ही भरी पड़ गए। हाँ, ये तो है। एमजीआर के बाद और भी कई फिल्में सितारे राजनीति में आए। हाँ, आए। जैसे विजयकांत, रजनीकांत भी। हालांकि उन्होंने ऐलान तो किया पर आए नहीं। हाँ, वो आए नहीं। कमल हासन भी।
लेकिन जो कामयाबी एमजीआर को मिली वो किसी और को नहीं मिल पाई। नहीं मिली बिल्कुल। जयललिता भी पहले एमजीआर के साथ फिल्मों में हीरोइन थी और बाद में उनकी राजनीतिक वारिस बनी। हाँ, उनकी उत्तराधिकारी। और ये हीरो वर्शिप चलती कैसे है, मतलब इसे कैसे बनाए रखा जाता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। नेताओं को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं, जैसे करुणानिधि को चोल राजा कहा गया, एमजीआर को पुरच्छी थलाइवर यानी क्रांतिकारी नेता या परिवल्लल मतलब उदार दिल वाला। जयललिता को अम्मा यानी माँ या देवी का रूप माना गया। हाँ, अम्मा तो बहुत ही पॉपुलर था। बिल्कुल, उनके बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगते हैं जिन पर दूध चढ़ाया जाता है, अभिषेक होता है बाकायदा। सच में? दूध से? हाँ। और नेता की मौत पर लोग सदमे से या जानबूझकर अपनी जान तक दे देते हैं। जयललिता की मौत के बाद तो सुना था कि कई 100 लोगों की जानें गईं। अरे बाप रे। यहाँ तक कि मंत्री भी बड़े नेताओं के पैरों में गिरकर प्रणाम करते हैं, पूरी तरह समर्पित दिखते हैं। इसका हमारे लोकतंत्र पर, मतलब जिस तरह से हमारा देश चलता है, उस पर क्या असर पड़ता है, खासकर जब बहस और सवाल जवाब होने चाहिए? असर बहुत बुरा पड़ता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है बातचीत, बहस और अगर जरूरत हो तो आलोचना। बिल्कुल। लेकिन जब नेता को भगवान बना दिया जाता है तो उसकी आलोचना करने वाले को देशद्रोही या पार्टी का दुश्मन मान लिया जाता है। हाँ, ये तो होता है। फिर चर्चा नीतियों पर, काम पर नहीं होती, बल्कि उस नेता के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। नेता अपनी बातों से, भाषणों से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और वंशवाद? हाँ, वंशवाद भी बढ़ता है। मतलब नेता का बेटा या बेटी ही आगे आते हैं, जैसे स्टालिन के बाद उनके बेटे का आना। काबिलियत है या नहीं ये उतना जरूरी नहीं रह जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले चेताया था। उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति शायद मोक्ष का रास्ता हो, लेकिन राजनीति में भक्ति या अंधभक्ति तानाशाही की तरफ ले जाती है और लोकतंत्र को खत्म कर देती है। बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी का उदाहरण दिया था कि कैसे लोगों की अंधभक्ति ने लोकतंत्र को तबाह किया। आज भी हम देखते हैं कि चुनाव अक्सर किसी एक नेता के करिश्मे के आसपास ही लड़े जाते हैं। हाँ, मुद्दे गायब हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी है, रोजगार है या नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसी है, इन जरूरी मुद्दों पर बात कम हो पाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ सोचा जा सकता है, कोई तरीका है? हाँ, कुछ सुझाव हैं, लेकिन अमल मुश्किल है। जैसे रैलियों में भीड़ को संभालने के लिए कड़े नियम बने, और अगर कुछ गलत हो तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये तय हो। हाँ, जवाबदेही होनी चाहिए। चुनाव आयोग नियम बनाए कि कितनी भीड़ बुलाई जा सकती है। मीडिया भी नेताओं और एक्टरों को मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाने से बचे। हाँ, मीडिया की भूमिका भी अहम है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि वो हर बात पर सवाल करना सीखें, आलोचनात्मक सोच जिसे कहते हैं, आंख मूंद कर भरोसा ना करें। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ। पार्टियों के अंदर भी चुनाव हों ताकि काबिल लोग आगे आएं, सिर्फ नाम के आधार पर नहीं। लेकिन ये सब होगा कैसे? सच तो ये है कि इन बातों पर अमल करना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है उससे कई लोगों का फायदा होता है। सही बात। बदलाव लाने के लिए चुनाव आयोग, अदालतें और हम जैसे आम नागरिकों को मिलकर दबाव बनाना होगा। ये तो हुई एक गंभीर बात। चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। हाँ जरूर। बात करते हैं डुगोंग्स की, जिन्हें प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं। सोचिए, समुद्र में रहने वाली गाय। हाँ, नाम बड़ा प्यारा है। ये बहुत ही शांत, शर्मीले और शाकाहारी जीव हैं। हाँ। समुद्र के अंदर उगने वाली खास तरह की घास खाते हैं और ये हमारी आपकी तरह मैमल हैं। बिल्कुल। मतलब बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। ये माहौल के लिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह के सूचक जीव हैं। सूचक जीव मतलब अगर डुगोंग स्वस्थ और खुश हैं तो इसका मतलब है कि समुद्र के नीचे जो घास के मैदान हैं, सी ग्रास मेडोज, वो भी अच्छी हालत में है। अच्छा। इन्हें समुद्र का माली भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये घास चरते हैं तो उससे घास की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक जैसे हम बगीचे में घास काटते हैं। अरे वाह। इससे दूसरी मछलियों को भी फायदा होता है और मछुआरों को भी रोजगार मिलता है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुए। बहुत। इन्हें हमारे देश के वन्य जीव कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सबसे ऊंची सुरक्षा मिली हुई है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1? बाघ जितनी। हाँ बिल्कुल। जितनी सुरक्षा एक बाघ को मिलती है उतनी ही एक डुगोंग को। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाए तो सजा बराबर है। और दुनिया भर की संस्था IUCN ने इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित माना है, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है। तो अच्छी खबर ये है कि साल 2000 के आसपास इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई थी। हाँ, खतरे में थे। ऐसा लग रहा था कि ये शायद खत्म ही हो जाएंगे। तब तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच है, वहाँ भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया। हाँ, सुना था मैंने। और नतीजा,
अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 200 हो गई है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? ये वाकई कमाल की बात है। 200, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो सच में शानदार है। और सुनने में आया है कि IUCN ने इस काम को एग्जेम्पलरी यानी एक बेहतरीन मिसाल बताया है। अच्छा, ये तो जैसे पर्यावरण बचाने की दुनिया में ऑस्कर जीतना हो गया। इससे दुनिया भर में पहचान मिलती है, मदद के लिए पैसा मिलने में आसानी होती है और दूसरे देश भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। और इस कामयाबी में टेक्नोलॉजी ने भी बहुत मदद की है। टेक्नोलॉजी ने कैसे? ड्रोन कैमरा से डुगोंग पर नजर रखी गई, जिससे उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। हाँ, बिना डिस्टर्ब किए। अकॉस्टिक मैपिंग यानी आवाज की तरंगों का इस्तेमाल करके समुद्र के नीचे घास के मैदानों का नक्शा बनाया गया, क्योंकि डुगोंग वहीं मिलते हैं। और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से बड़े इलाके में इन घास के मैदानों की सेहत पर नजर रखी गई। वाह, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। लेकिन क्या अभी भी इनके लिए कुछ खतरे बाकी हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ा खतरा है बाई कैच। बाई कैच, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब मछुआरे जाल डालकर कोई और मछली पकड़ना चाहते हैं, तो गलती से उसमें डुगोंग या कछुए भी फंस जाते हैं। ओह, बेचारे। ये डुगोंग की मौत का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनी नावों मतलब ट्रॉलर्स से मछली पकड़ना, हाँ, वो तो सब उजाड़ देती हैं। हाँ, वो समुद्र की तलहटी को खुरच देती हैं हाँ। और घास के मैदानों को तबाह कर देती हैं। फिर बंदरगाह बनाने या समुद्र से मिट्टी निकालने से भी इनका घर उजड़ जाता है। प्रदूषण भी तो होगा। हाँ, प्रदूषण भी एक समस्या है, जैसे खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक या फैक्ट्रियों के केमिकल जो घास को मार देते हैं। और हाँ, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे? मौसम का बदलना। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, जिससे समुद्री घास भी सफेद होकर मर जाती है। जैसे कोरल रीफ का रंग उड़ जाता है ना। हाँ, कोरल ब्लीचिंग। बिल्कुल। और कभी कभी आने वाले भयंकर तूफान भी नुकसान करते हैं। गुजरात के तट पर भी डुगोंग हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं रहते। इसलिए वहाँ तमिलनाडु जैसा रिजर्व बनाना मुश्किल है। अच्छा। श्रीलंका के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जीव तैरकर सीमा पार उनके पानी में भी चले जाते हैं। हाँ, उनके पास पासपोर्ट तो होता नहीं। बिल्कुल। तो दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। और सबसे अहम बात, इन्हें बचाने के काम के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है। फंडिंग की कमी। हाँ, ये काम एक मैराथन दौड़ जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। सालों तक, दशकों तक लगातार कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर बीच में ही पैसा मिलना बंद हो जाता है, जिससे काम रुक जाता है। तो इस पूरी कहानी से, इस कामयाबी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं? सबसे बड़ा सबक है लोगों की भागीदारी, खासकर वहाँ रहने वाले समुदाय की। मछुआरों की। हाँ, मछुआरे जो शायद पहले अनजाने में इनके लिए खतरा थे, आज इनके सबसे बड़े रखवाले बन गए हैं। गार्डियंस ऑफ द सी कहा जा रहा है उन्हें। वाह। सरकार ने उन्हें अपना साथी बनाया, उन्हें ट्रेनिंग दी और अब वही इनकी रक्षा में आगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सबक ये है कि अगर आप स्थानीय स्तर पर अच्छा काम करते हैं तो दुनिया उसे पहचानती है और सराहती है। बिल्कुल। और तीसरा, जब वहाँ के लोगों का पुराना ज्ञान जैसे मछुआरों का अनुभव और आज की नई तकनीक साथ मिलती है तो नतीजे बेहतरीन होते हैं। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम। बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलिए, अब दुनिया की राजनीति के एक उलझे हुए मामले पर आते हैं। हाँ। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में शांति और डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में आया 21 सूत्री गाजा शांति प्लान। हाँ, काफी चर्चा में है ये। यहाँ भी हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। बिल्कुल, निष्पक्ष होकर बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि लोग उन्हें एक शांति लाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर याद रखें। हाँ, ऐसी बातें हैं। वो दुनिया के कई झगड़े सुलझाने की बात करते हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान का मसला भी शामिल है। हाँ, वो तो वो कहते ही रहते हैं। शायद वो चाहते हो कि उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। हो सकता है, लेकिन ट्रंप के काम करने के तरीके में थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, पर उनमें सब्र की कमी दिखती है। वो कूटनीति मतलब बातचीत और समझा बुझाकर हल निकालने की जो मेहनत होती है उससे बचते हैं। हाँ, वो जल्दी नतीजे चाहते हैं। शांति लाने में सालों दशकों लग जाते हैं, बहुत समझौते करने पड़ते हैं, लोगों की भावनाओं, उनकी संस्कृति को समझना पड़ता है। ये कोई 24 घंटे में होने वाला काम नहीं है, जैसा ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के लिए कहा था। हाँ, वो तो कहा था उन्होंने। अच्छा, तो उनके इस 21 सूत्रीय प्लान में मोटी मोटी बातें क्या हैं? इसमें कई चीजें हैं, जैसे फौरन लड़ाई बंद हो, युद्ध विराम। हाँ, सीज फायर, 3 दिन के अंदर कैदियों की अदला बदली हो, मतलब हमास इजरायली बंधकों को छोड़े और इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को। इजरायली सेना गाजा पट्टी से बाहर निकले, गाजा के लोगों के लिए तुरंत खाने पीने और जरूरी चीजों की मदद पहुंचे। मानवीय सहायता। हाँ, गाजा का फिर से निर्माण हो जो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है।
गाजा का शासन चलाने के लिए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोगों, टेक्नोक्रेट्स की सरकार बने, हमास की नहीं। मतलब हमास सत्ता में न रहे। हाँ, शांति बने रहे इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बने जिसके मुखिया ट्रंप खुद होंगे। अच्छा, वो खुद? हाँ, हमास अपने हथियार डाल दें, जो हथियार डाल देंगे उन्हें माफ करने की बात है। और अगर सब ठीक रहा तो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजने की भी बात है। ओह, काफी कुछ है इसमें। इस प्लान पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? जो अरब और मुस्लिम देश हैं जैसे मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, हाँ, उन्होंने ट्रंप की कोशिशों की तारीफ तो की है, हाँ, लेकिन प्लान की शर्तों का खुलकर समर्थन नहीं किया। मतलब डिप्लोमेटिक भाषा। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी सधी हुई डिप्लोमेटिक भाषा बोल रहे हैं कि हाँ ट्रंप ने कोशिश की, अच्छी बात है। हाँ, असल में वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को एक पूरी तरह आजाद देश का दर्जा मिले। 2 स्टेट सॉल्यूशन। हाँ, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम शामिल हों। ट्रंप का प्लान कहता है कि देश का दर्जा मिलेगा पर शर्तों के साथ, और वो भी तब जब सब ठीक रहेगा। ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। और इजराइल? इजराइल ने इस प्लान को सीधे सीधे खारिज नहीं किया है, शायद ट्रंप की वजह से। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमेशा से फिलिस्तीनी देश बनाने के खिलाफ रहे हैं। हाँ, वो तो है। उनका कहना है कि हमास तो इसे मानेगा नहीं, और तब इजराइल को मौका मिल जाएगा कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करने का अपना बाकी बचा काम पूरा कर ले। इजराइल के अंदर भी कुछ कट्टरपंथी पार्टियां हैं जो फिलिस्तीनियों को वहां से निकालने और गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की बात करती हैं। और हमास क्यों मानेगा? बिल्कुल सही सवाल। हथियार डाल देना उनके लिए अपनी पहचान छोड़ने जैसा होगा। हाँ। उन्हें यह प्लान एक तरफा लगता है, जिसमें उनसे सब कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है और बदले में कुछ ठोस नहीं मिल रहा। वो बिना शर्त हथियार क्यों डालेंगे? तो क्या ये प्लान असलियत में काम कर सकता है? क्या ये व्यावहारिक है? कई वजहों से ये बहुत मुश्किल लगता है। हमास से हथियार डलवाना किसी भी शांति समझौते का सबसे कठिन काम होता है। हाँ, ये तो है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजने के लिए कौन सा देश तैयार होगा? कौन अपने सैनिक भेजेगा? सही बात है। फिर जो निगरानी बोर्ड बनेगा, उसके मुखिया मतलब ट्रंप को फिलिस्तीनी लोग निष्पक्ष नहीं मानते। वो उन्हें इजराइल का तरफदार समझते हैं। तो वो क्यों मानेंगे? हाँ, वो कहेंगे कि ये हमारी आजादी पर हमला है। गाजा को फिर से बनाने के लिए 18-20 अरब डॉलर लगेंगे। वो पैसा कौन देगा? इतना पैसा? दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि हम पहले ही बहुत मदद दे चुके हैं, अब थक गए हैं। ये सब देखते हुए लगता है कि ये प्लान सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। शायद यूक्रेन जैसा ही हो जाए। हाँ, यूक्रेन वाले मामले से सबक लेना चाहिए। ट्रंप ने वहां भी कहा था कि 24 घंटे में शांति ले आएंगे। हाँ हाँ। लेकिन उनके प्लान को यूक्रेन और रूस दोनों ने ही नहीं माना, और अब वो उस बात से पीछे हटते दिख रहे हैं। गाजा के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ट्रंप ने भले ही इसे इतिहास के महानतम दिनों में से एक कह दिया हो, पर यह शायद एक बड़ी घोषणा बनकर ही रह जाए। जमीन पर इसे उतारना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मतलब कोई आसान हल नहीं है? बिल्कुल नहीं। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। शांति लाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, सब्र रखना होता है, समझौते करने पड़ते हैं, और झगड़े की जड़ को गहराई से समझना होता है। ये तरीका ट्रंप की सोच से मेल नहीं खाता। यही बात भारत पाकिस्तान जैसे मुश्किल मसलों पर भी लागू होती है। शांति सिर्फ ऐलान करने से नहीं आती। सही कहा। उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है और दोनों पक्षों को राजी करना पड़ता है, जो बहुत कठिन काम है। तो आज हमने 3 अलग-अलग पर अपने अपने तरीके से अहम विषयों पर बात की। राजनीति में हीरो पूजा की पेचीदगियां और उसके खतरे, हाँ। डुगोंग को बचाने की एक उम्मीद जगाने वाली कहानी, बहुत अच्छी कहानी। और मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों की ज़मीनी सच्चाई। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक तरफ हम इंसानों के बनाए हुए हीरो की चमक दमक के पीछे भागते हैं, जो कभी कभी हमारे लोकतंत्र के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुदरत के असली हीरो जैसे ये शांसी डुगोंग, उन्हें बचाने के लिए हमें सालों की मेहनत, धीरज और सबकी मदद की जरूरत पड़ती है। बहुत गहरी बात कही। शायद हमें कभी रुककर सोचना चाहिए कि हम असल में किसे और क्यों इतनी अहमियत देते हैं। बिल्कुल। इस मजेदार और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को भी कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा। फिर मिलेंगे